आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका गणितीय स्वरूप हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुक्त ऊर्जा, ठीक है, जैसे कि आप लोग नाम से ही देख रहे होंगे कि मुक्त ऊर्जा का मतलब होता है मुक्त होने वाली ऊर्जा, यानी जो फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, किसी भी बंध में नहीं बंधी हुई होती है, पूर्ण रूप से फ्री होती है ना। कैसी होती है? फ्री होती है, जिसका यूज हम लोग किस में कर सकते हैं? किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। एक पदार्थ होता है, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसमें ऊर्जा है कुछ पर क्या है? अंदर संचित ऊर्जा है, उसको हम लोग किसी भी काम में नहीं बदल सकते हैं। पर अगर वही हम लोग किसी सूर्य की बात करते हैं, कोई लाइट की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होती है? एक मुक्त ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, तो उसको हम लोग काय में बदल सकते हैं? किसी न किसी काम में बदल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में आपके? यानी कोई निकाय है, इसकी कोई ऊर्जा है, ठीक है, एक मुक्त ऊर्जा है इसकी। अगर इसकी कोई मुक्त ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, तो उसको हम लोग कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। यही होता है मुक्त ऊर्जा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। मतलब किसी निकाय से जुड़ी हुई ऐसी ऊर्जा जो पूर्ण रूप से फ्री है वहां पर, है ना, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब इस मुक्त ऊर्जा को हम लोग दर्शाते हैं जी से। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? जी से दर्शाते हैं। अगर हम लोग जी का फॉर्मूला देखें तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? जी का फॉर्मूला बनेगा H माइनस टी एस। क्या बनेगा? H माइनस टी एस। अब ये H क्या है? H क्या होता है? एंथैल्पी होता है। तंत्र की निकाय की क्या होगी? एंथैल्पी हो गई। वहीं S क्या होगा? एंट्रोपी होगा। और T क्या होगा? तापमान। सबको पता है, तो टेम्परेचर इसको मतलब बोलते हैं हम लोग, तापमान। अब एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, सब आपको पता होगा ना। एंथैल्पी होता है जो उसमें ऊर्जा होती है संचित, है ना, किसी भी तंत्र की जो ऊर्जा संचित है इसमें, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। और एंट्रोपी क्या होती है? उसके अव्यवस्था की माप होती है, उसमें कितनी अव्यवस्था है। जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी उतना ही ज़्यादा वो अस्थायी भी होगा, उतनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा भी होगी। तो इसलिए एंट्रोपी होता है अव्यवस्था की माप, एंथैल्पी होता है इसमें ऊर्जा और तापमान। ठीक है, तो यह हो गया हमारा मुक्त ऊर्जा का समीकरण है। यहाँ से हमको ये तो पता चल जाता है। अब अगर हम लोग एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी का सूत्र क्या होता है? H बराबर U प्लस PV, जहाँ U क्या है? आंतरिक ऊर्जा है, P दाब है और V आयतन है। ये ऊर्जा, ये होता है समीकरण एंथैल्पी का। अब इस समीकरण का मान अगर हम लोग इसमें रख देते हैं किसमें रख देते हैं? अगर इसमें रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? G बराबर H की जगह अगर हम लोग U प्लस पी वी रख दें तो U प्लस पी वी माइनस टी एस हो जाता है। ये इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? U प्लस पी वी माइनस टी एस हो जाएगा। अब अगर इसमें परिवर्तन कर दिया जाए, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, यानी जी से क्या बन जाता है? परिवर्तन में मैंने क्या बताया? डेल लगाते हैं, है ना, क्या लगाते हैं? डेल लगाते हैं, यानी डेल जी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या करते हैं? मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? परिवर्तन। अगर इसमें परिवर्तन होता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको सबके आगे डेल लगाना होता है। बस क्या करना होता है? डेल लगाना होता है। तो क्या हो जाएगा? डेल जी हो जाएगा यहाँ पर। और अगर इसके आगे हमने डेल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? डेल यू प्लस, क्या हो जाएगा? डेल यू प्लस डेल पी वी, ये हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी डेल लगा देंगे, क्या हो जाएगा? डेल टी एस। ये इस तरह से हमारा एक समीकरण बन जाएगा, यानी डेल जी बराबर डेल यू प्लस डेल पी वी माइनस डेल टी एस। अब हम लोग ये देखते हैं
ये समीकरण हमारा बना था परिवर्तन पे। अब क्या हम लोग करते हैं इसमें, स्थिर दाब और स्थिर ताप पर क्या करेंगे, स्थिर दाब कर देंगे और क्या करना है, ताप को स्थिर करना है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, परिवर्तन कर रहे हैं जहाँ तक हो सकता है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो डेल लगा दिया, डेल यू कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दाब में परिवर्तन नहीं करना है हमको, क्या करना है, दाब को स्थिर ही रखना है। तो उसमें परिवर्तन का चिन्ह हम लोग नहीं लगाएंगे और क्या कर देंगे, पी डेल भी हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी करेंगे हम लोग, तापमान को हम लोगों को स्थिर रखना है पर क्या करना है, एंट्रोपी हम लोग बदलेंगे, परिवर्तन होगा उसमें। तो इस तरह से ये समीकरण हमको मिलता है। अब हमको ये पता है कि डेल यू और पी डेल वी जो होते हैं, इसका हम लोगों ने एंथैल्पी में देखा था। क्या देखा था एंथैल्पी में, डेल एच बराबर, ये अपना एच बराबर क्या देखा था, अब हमने एंथैल्पी का सूत्र क्या देखा था, एच बराबर यू प्लस पी वी, यही देखा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थिर दाब और स्थिर ताप पर हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। तो डेल एच हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इसमें भी परिवर्तन होगा, डेल यू हो जाएगा। और किस में परिवर्तन होगा, डेल पी में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि स्थिर है दाब। और किस में परिवर्तन हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। तो डेल यू प्लस पी डेल वी हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। मतलब इसकी जगह हम लोग डेल एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर डेल एच। यहाँ पर हम लोगों ने डेल एच लिख दिया। अब माइनस क्या हो जाएगा, टी डेल एच, वैसा का वैसा, है ना। इतनी जगह पे हम लोगों ने डेल एच का मान रख दिया, ये वाला, है ना। क्या रखा है, डेल एच का मान। तो डेल जी का मान क्या निकला है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच। ठीक है, ये निकला है, ठीक है, निकला है। अब हम लोग क्या करते हैं, जे इक्वल्स टू एच माइनस टी एच, ये सबसे शुरू में हमने देखा था इसका सूत्र। तो स्थिर ताप पर हमको स्थिर ताप को स्थिर रखना है और हमको क्या करना है, इसकी प्रारंभिक अवस्था में जाना है और इसकी अंतिम अवस्था में आना है। मतलब क्या करना है कि मुक्त ऊर्जा जो है सबसे पहला कैसी थी और उसके बाद में जो उसका परिवर्तन हुआ तो उसके अंतिम अवस्था में आ गया, तब कैसी थी। तो ये अगर देखना हो तो हम लोग प्रारंभिक अवस्था को हम लोग देख लेते हैं G1 के रूप में और अंतिम अवस्था को देख लेते हैं हम लोग G2 के रूप में। ठीक है, इसको देख लेते हैं G1, इसको देख लेते हैं G2। अगर हम लोग G1 के लिए देखें तो H1 माइनस कितना हो जाएगा, TS1 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा, H2 माइनस TS2। ये हो गया, क्या हो गया, H1 माइनस TS1 और H2 माइनस TS2। एक अवस्था का G1 मिल गया है और अंतिम अवस्था का G2 मिल गया है। ठीक है, क्या मिला, प्रारंभिक अवस्था मिली है और अंतिम अवस्था मिली है। अब मैंने आपको ये बताया था कि परिवर्तन होता है डेल जी। ठीक है, डेल जी मतलब क्या हो जाएगा, जो आरंभिक अवस्था से हम लोग अंतिम अवस्था तक आते हैं तो जो जो परिवर्तन होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग डेल जी। तो डेल जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर हो जाएगा डेल G2 माइनस डेल G1। ये कैसे हुआ, ये ऐसे होता है कि जब हम लोग अंतिम अवस्था पे आते हैं और जो प्रारंभिक अवस्था होते हैं अगर उन दोनों को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमको जो परिवर्तन होता है वो हमको पता चल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 2 पर है, प्रारंभिक अवस्था में हम लोग 2 पर हैं, ठीक है, दूसरी पोजीशन पे हम लोग ये मान लेते हैं हम लोग आरंभिक अवस्था में 2 पे हैं और अंतिम अवस्था कहाँ पे आ गई, 5 पे आ गई, है ना। ये 1 पहली अवस्था हो गई, ये अंतिम अवस्था हो गई। मतलब हम लोग इसको मान लेते हैं G1, उसको मान लेते हैं G2। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन देखना है, इसे 2 से 5 तक हमारा कितना परिवर्तन हुआ है, अगर हमको ये देखना है तो क्या करना पड़ेगा, G2 में से G1 को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब परिवर्तन कितना हुआ है, 3 का हुआ है, ये हमको यहाँ पर पता चलता है। ऐसे ही हम लोग डेल जी के केस में भी करते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था को घटाना है। तो G का मान होता है H माइनस TS। तो सबसे ज़्यादा प्रारंभिक अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, G1 बराबर H1 माइनस TS1, है ना। और अंतिम अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक अवस्था के लिए हो जाता है ये वाला समीकरण, ये प्रारंभिक अवस्था के लिए। और दूसरा अंतिम अवस्था जो होती है उसके लिए ये वाला समीकरण है। तो यही का यही समीकरण हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। क्या हो जाएगा, H2 माइनस क्या है, TS2, देन माइनस का साइन है, फिर क्या है H1 माइनस TS1।
अब इन मानों को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में ले आते हैं ना, एच के मानों को एक साइड ले आएंगे तो H2 माइनस H1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इन दोनों TS के मानों को एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, TS2 माइनस TS1, ये हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था घट रही है, मतलब क्या लगेगा यहाँ पर, डेल लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, T डेल S, ठीक है। तो ये हो गया डेल G बराबर डेल H माइनस T डेल S। यही पूरा होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो आपको है ना इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे सबसे पहले क्या करना है, जी का मान लिखना है, उसमें फिर H का मान रखना है, एंथैल्पी का मान। जैसे आप लोग एंथैल्पी का मान रखते हैं तो उसका अंतिम अवस्था देखनी है, उसकी प्रारंभिक अवस्था से घटा देनी है उसको। अगर हम लोग अंतिम और प्रारंभिक अवस्था घटा देते हैं तो हमको ये समीकरण मिल जाता है। यही होता है कुल मिला करके गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।